एडजस्टमेंट नंबर 17, एडजस्टमेंट नंबर 17, एडजस्टमेंट नंबर 17। गुड स्टोलन मतलब क्या कि शॉप में से, बिजनेस में से कुछ गुड्स चोरी हो गए, माल चोरीला गेला, गुड स्टोलन। मग आता गुड स्टोलन, अगर माल चोरी हो गया तो एक तो जितने का माल चोरी हुआ वो माल अपने से गया, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, सो रिकॉर्डेड टू ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड बाय गुड स्टोलन। जी पण अमाउंट असेल ती इथे लिहायची, जो भी अमाउंट है वो अपने को यहां लिखना है, ठीक है। और अगर गुड स्टोलन हो गए मतलब माल अगर चोरी हो गया तो जितने का माल चोरी हुआ वो अपना लॉस है, लॉस है, इसलिए सेकंड इफेक्ट क्या होगा उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड। जैसे इफेक्ट है ना अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बराबर, ऐसा माल अपना डिस्ट्रॉयड हो गया जिसका अपन ने इंश्योरेंस नहीं निकाला था, अपन क्या लिखते थे उसको, इफेक्ट क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। यहां पर भी सेम इफेक्ट है, गुड स्टोलन बाय थेफ्ट, म्हणजे माल चोरीला गेला, माल चोरी गया, तो एक इफेक्ट क्या होगा उसका, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में। तो लिख लो, यहां लिखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, क्योंकि अपना लॉस है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों, बिकॉज गुड्स गोज आउट, उतने से स्टॉक कम हो जाएगा, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्यों, क्योंकि अपना लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 18, नंबर 18, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, goods distributed as free sample distributed as free sample, goods distributed as a free sample, इसका मतलब क्या, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने क्या किया, फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर एडवर्टाइजमेंट पर्पज, जाहिरात करने के लिए अगर हमने फ्री में गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसके ऊपर आपको समझ में आ गया होगा, एक तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी गुड्स हमने काय में डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्री में, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट मतलब एक इफेक्ट क्या होगा उसका, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, और फ्री सैंपल है ना, उसके कुछ पैसे मिलने वाले हैं क्या, नहीं, फ्री में अगर गुड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये क्या हो गया, अपना लॉस हुआ, ये लॉस हो गया, तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट पर्पज के हिसाब से अगर हमने फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो गुड्स गोज आउट, इसलिए एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए मतलब पूरा लॉस है, तो सेकंड इफेक्ट होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, बराबर। तो इसका आंसर लिख लो, सेम यही लिखना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, सेम ये इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट नंबर 19, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स, by partner, goods withdraw by partners for their personal use, मतलब प्रोप्राइटर ने, सॉरी प्रोप्राइटर नहीं, पार्टनर्स, पार्टनर्स ने बिजनेस में से क्या किया, गुड्स विड्रॉ किए, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में से अगर गुड्स विड्रॉ किया होगा,
पार्टनर्स ने अगर बिजनेस से गुड्स, अभी यहां पर दो पार्टनर्स है, एक्स और वाई। मान लो एक्स को कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, एक्स को अगर कुछ रिक्वायरमेंट होंगी तो उसने क्या किया, बिजनेस में से, पार्टनरशिप फॉर्म में से गुड्स विड्रॉ किए उसके पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करना मतलब ये हो गया ड्राइंग, वो ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होगा। तो एक इफेक्ट क्या होगा इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, क्योंकि हमको कैपिटल में से लेस करना है, और कैपिटल में से अगर आपको ड्राइंग लेस करना है तो उसका इफेक्ट होगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। और प्रोप्राइटर्स ने विड्रॉ किया ना, मतलब बिजनेस से गुड्स गया, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से अगर गुड्स गए तो कहां लिखेंगे उसको, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स मींस गुड्स गोज आउट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में से उतना माल गया, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में लिखेंगे। और प्रोप्राइटर्स ने अगर पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ किया है तो वो ड्राइंग हो गया, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होगा, तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा उसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में। समझ में आ गया। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स की एडजस्टमेंट अगर दी आपको तो उसके दो इफेक्ट कैसे याद रखेंगे, एक तो गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर्स मींस गुड्स गोज आउट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में से उतना माल गया, गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है मतलब ड्राइंग है, और ड्राइंग ऑलवेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आ गया समझ में, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 20, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल्स। तो पहले लिखेंगे हम अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस का मतलब क्या, कि हमने गुड्स परचेस किए लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, गुड्स परचेस किए लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नाही किया। आपण माल खरेदी केलाय, परचेस केलाय, पण त्याची नोंद केलेली नाही, उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। अब पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेस दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है आपको परचेस, तो कहां लिखेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड, यहां पर लिखेंगे हम परचेस ₹1 लाख, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में अगर आपको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहां लिखेंगे, क्रेडिटर्स कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जैसे यहां दिया है क्रेडिटर्स ₹1 लाख, मतलब 1 लाख का जो गुड्स परचेस किया हमने वो पूरा क्रेडिट परचेस किया, ऐसा ही हुआ ना इसका मतलब। जैसे सप्लायर से क्रेडिटर से 1 लाख के गुड्स परचेस किए, गुड्स परचेस फ्रॉम सप्लायर्स वर्थ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, तो उसका इफेक्ट कहां होगा, एक तो परचेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, ये अपनी लायबिलिटीज है, तो सेकंड इफेक्ट होगा, मतलब क्रेडिटर्स लिखेंगे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। परचेस किससे करेंगे, क्रेडिटर्स से, सेल किसको करेंगे, डेब्टर्स को। मतलब अनरिकॉर्डेड परचेस जो एडजस्टमेंट है वो काय से रिलेटेड है, क्रेडिटर्स से रिलेटेड है ना। अब जैसे हमने गुड्स परचेस किए 20,000 के, 20,000 के अगेंस्ट गुड्स परचेस किए लेकिन वो ट्रांजैक्शन लिखा ही नहीं, गुड्स परचेस फ्रॉम सप्लायर वर्थ ₹20,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
20,000 के गुड्स हमने परचेज किए लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेस। अब आप ही सोचो, अगर 1 लाख के गुड्स परचेज किए आपने, वो रिकॉर्ड किए, लेकिन 20,000 के जो बाद में गुड्स परचेज किए वो अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट गलत आएगा। तो जो अनरिकॉर्डेड परचेस है, अब उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 20,000 के गुड्स परचेस किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करो तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? उससे परचेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? परचेस बढ़ेगा ना। 1 लाख का माल खरीद किया है और 20,000 का परचेस किया था, तो परचेस में ऐड हो जाएगा, मतलब ऐड अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड 20,000, मतलब टोटल परचेस हो गया 1,20,000, और 20,000 के गुड्स जो अनरिकॉर्डेड है वो परचेस किससे किए थे? क्रेडिटर्स से। तो सप्लायर को देना भी तो पडेगा, सप्लायर्स लोगों को देना पडेगा, व्यापारी लोकांना देणं भी तो वाढेल ना आपलं, म्हणून सप्लायर्स मध्ये क्रेडिटर्स मध्ये काय करणार? ऐड करणार। तो क्रेडिटर्स इसमें भी आपको प्लस करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड 20,000, मतलब आउटर कॉलम 1,20,000। तो अनरिकॉर्डेड परचेस अगर दिया आपको एडजस्टमेंट में तो बहुत सिंपल है। अनरिकॉर्डेड परचेस से मतलब गुड्स परचेस किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड कहां होगा? अगर अनरिकॉर्डेड परचेस है तो रिकॉर्ड किया तो परचेस बढ़ेगा, तो परचेस में ऐड, और परचेस किया तो किससे? क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स का देना भी बढ़ेगा, तो क्रेडिटर्स में भी ऐड होगा। फिर आप बोलेंगे सर कैश भी तो परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश में अगर परचेस करते तो रिकॉर्ड हो जाता ना, क्योंकि हम क्या करते हैं? डेली कैश काउंट करते हैं। डेली कैश अवेलेबल कितना है वो हर कोई काउंट करता है, हर बिजनेसमैन, हर पार्टनरशिप में जो भी होगा। तो जब अपन शॉप क्लोज करेंगे बराबर, तब अपन वो कैश कितनी आज अपने पास वो काउंट करते, तो गलती समझ में आ जाती। लेकिन क्रेडिट परचेस है, इसकी वजह से समझ में नहीं आया। तो अगर अनरिकॉर्डेड परचेस है तो बाय डिफॉल्ट क्या समझना? क्रेडिट परचेस समझना, बराबर। अगर अनरिकॉर्डेड परचेस है तो इसका मतलब वो क्रेडिट परचेस है, तो उसकी एंट्री कहां करना आपको? ऐड टू परचेस एंड ऐड टू क्रेडिटर्स। समझ में आ गया? तो इसका इफेक्ट लिखो, ऐड टू परचेस, ऐड टू परचेस। इतना ही लिखा तो भी चलेगा, ऐड टू परचेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परचेस बाय डिफॉल्ट आने कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो इतना ही लिखो ना, ऐड टू परचेस एंड ऐड टू क्रेडिटर्स, ऐड टू क्रेडिटर्स, ऐड टू परचेस एंड ऐड टू क्रेडिटर्स। एडजस्टमेंट नंबर 21, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स, अब अनरिकॉर्डेड परचेस पे से, हाँ, अनरिकॉर्डेड परचेस पे से अभी आपको समझ में आ गया होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्या होगा? ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेप्टर्स। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेस है वैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स है, कि हमने कस्टमर को माल बेचा लेकिन लिखना रहेगा, तो अगर लिखने का रह गया तो लिख लो। लिख लो मतलब एक तो सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स अमाउंट बढ़ेगी, बराबर, और कस्टमर से लेना बढ़ेगा, तो ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेप्टर्स। लिख लिया? सिम, ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेप्टर्स। एडजस्टमेंट नंबर 22, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब इसको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा आपको। कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर काय में इंक्लूड है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं अपन। पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर काय को बोलते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काय को बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कोई भी एसेट्स परचेस करने के लिए हम जो भी खर्चा करेंगे उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या कोई भी एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिससे कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, आपने प्रिंटर परचेस किया, 10,000 का प्रिंटर परचेस किया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि प्रिंटर परचेस किया, ये अपनी एसेट्स हो गई। तो 10,000 का प्रिंटर परचेस करना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बट प्रिंटर को हमने 100 रुपए खर्चा किया, काय के ऊपर? रिपेयरिंग के ऊपर। अब प्रिंटर रिपेयरिंग को 100 रुपए अगर खर्चा किया तो 100 रुपए से प्रिंटर की वैल्यू बढ़ जाएंगी क्या? नहीं, माइनर रिपेयरिंग का खर्चा है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहा? जैसे मशीनरी परचेस की आपने, तो मशीनरी अगर परचेस की तो ये क्या हुआ आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन गुड्स परचेस किए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। समझ रहा? मतलब बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा करेंगे वो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एसेट्स के ऊपर जो भी खर्चा होगा जिससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे क्या दिया है? कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मतलब कैपिटल एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस में ऐड हो गया। मान लो यहाँ पे दिया है परचेस 1,20,000। अब ये 1,20,000 परचेस है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट में दिया है, परचेस तो बराबर लिखा है ना अपन ने 1,20,000, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है मशीनरी वर्थ ₹20,000 परचेसेस इंक्लूडेड इन परचेसेस अकाउंट्स, मशीनरी ₹20,000 इंक्लूडेड इन परचेस अकाउंट्स, मशीनरी ₹20,000 इंक्लूडेड इन परचेस अकाउंट। इसका मतलब क्या कि 1,20,000 के जो गुड्स परचेस किए इसमें 20,000 रुपए क्या परचेस किया है? मशीनरी परचेस किया है। परचेस अमाउंट ऑफ ₹1,20,000 इंक्लूड मशीनरी परचेस ₹20,000, मतलब 1,20,000 रुपए जो परचेस की वैल्यू है उसमें 20,000 रुपए इंक्लूड है, काय के? मशीनरी के। परचेस किया था मशीनरी, लेकिन वो परचेस में लिख दिया हमने, गुड्स परचेस करके लिख लिया उसको। एक्चुअली मशीनरी परचेस किया था तो कहां लिखना था? एसेट साइड में, लेकिन गलती से क्या लिखे गया? वो गुड्स, मशीनरी परचेस की जगह हमने गुड्स परचेस कर डाला उसको, मतलब वो परचेस में इंक्लूड हो गया। अब इसको करेक्शन करो, करेक्शन करना आसान है। गलती क्या हुई? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, बराबर। 1,20,000 जो परचेस की वैल्यू है उसमें 20,000 मशीनरी परचेस के इंक्लूड है। 1,20,000 के अंदर 20,000 रुपए मशीनरी के ऐड है, बराबर। तो गलती कहां हुई? परचेस किया था मशीनरी, लेकिन काय में ऐड कर दिया? परचेस में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था बट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ गया समझ में? अब इसको करेक्शन करो। करेक्शन कैसे करेंगे इसको? गलती कहां हुई? यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड है, ये गलत है ना, तो यहां से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करो, माइनस परचेस ऑफ मशीनरी, इसमें से 20,000 रुपए माइनस हो जाएगा, 20,000 इसमें से माइनस होगा, बराबर। और 20,000 की क्या परचेस की थी हमने? मशीनरी परचेस की थी, मतलब ये क्या है? हमारी एसेट्स है ना, तो 20,000 रुपए एसेट साइड में लिखो, मशीनरी ₹20,000। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा तो आपको क्या करना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस होगा, वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। समझ में आ गया? बराबर।
एक और एडजस्टमेंट, जैसे आपको दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑफिस एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया ऑफिस एक्सपेंस ₹25,000, तो ऑफिस एक्सपेंस कहां लिखेंगे आप, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, यहां लिखेंगे हम ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस 25,000 बराबर। और अभी एडजस्टमेंट में दिया है आपको ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड ₹5,000 पेड फॉर परचेस ऑफ न्यू प्रिंटर, मतलब ये 25,000 रुपए जो ऑफिस एक्सपेंस है उसमें 5,000 पेड किए, काय के लिए पेड किया, हाँ परचेस ऑफ न्यू प्रिंटर, मतलब नया प्रिंटर परचेस करने के लिए 5,000 रुपए जो हमने पेड किया वो भी काय में इंक्लूड है, ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड है। अब 5,000 का जो प्रिंटर लिया आपने तो वो क्या हो गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो प्रिंटर ये अपनी एसेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स कहां लिखना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड, लेकिन गलती क्या हो गई कि 5,000 का जो प्रिंटर परचेस किया वो कहां पे इंक्लूड है, ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड है, मतलब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है 25,000, इसमें 5,000 रुपए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, जो गलत है, जो गलत है। अब इसको सही करो, फिर क्या करेंगे आप, हाँ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस होगा प्रिंटर 5,000, आउटर कॉलम में 20,000, और 5,000 रुपए प्रिंटर का है ना खर्चा, ये तो अपनी एसेट्स हो गई, तो कहां लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड, फिर यहां लिखेंगे कंप्यूटर एंड प्रिंटर ₹5,000। समझ में आ गया, मतलब क्या करना है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर ऐड होगा तो क्या करेंगे आप, लेस फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड, भूलना मत एडजस्टमेंट, ठीक है लिख लो, फिर यहां लिखो लेस फ्रॉम रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, less from related revenue expenses and recorded to asset side, एसेट साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से लेस होगा और ट्रांसफर करेंगे उसको एसेट साइड, एसेट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 23, अब 23 एडजस्टमेंट जो दिया है वो दिया है वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या, इसका ऑपोजिट, वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा, मतलब क्या, अभी क्या, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन काय में इंक्लूड है, अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है, बराबर। अगर वैसे लिखना हो तो लिख लो, एक तो वाइस वर्सा लिखो, वाइस वर्सा, मेरे हिसाब से वाइस वर्सा लिखा ज्यादा बेटर है, ऐसे भी चीजें ध्यान में रखो, बराबर। और इसके नीचे लिख लो आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या करेंगे आप ही बोलो, डेबिट साइड, बराबर, आ गया समझ में। लेस फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से लेस होगा और कहां ट्रांसफर करेंगे, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। लेस फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर
लेस फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वो डिपेंड करता है एक्सपेंस कौन सा है, बराबर। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोलो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 24 एडजस्टमेंट क्या दी अभी, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल, बिल मतलब एक प्रॉमिसरी नोट, वचन चिट्ठी जिसको अपन बोलेंगे, या फिर सिंपल अभी समझने के लिए आप कंसीडर करो चेक। चेक भी एक टाइप का क्या है, बिल रिसीवेबल है। किसी ने अगर कस्टमर ने अपने को चेक दिया है, इसका मतलब उसने अपने को प्रॉमिस किया है कि एक पर्टिकुलर डेट को अपने को एक पर्टिकुलर अमाउंट देने वाला है, बराबर। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर मतलब क्या, चेक बाउंस होना, चेक बाउंस हुआ मतलब वो चेक का पैसा अपने अकाउंट में अभी क्रेडिट होने वाला नाही. डिसऑनर होना, डिसऑनर म्हणजे अनादर, चेकचा अनादर झालं, मग इनसफिशियंट बैलेंस होगा या फिर चेक के ऊपर साइन नहीं होगी या फिर अमाउंट इन वर्ड या इन नंबर जो लिखा होगा उसके अंदर चेंज होगा. तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से चेक क्या होगा, डिसऑनर होगा. ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट को अपन अच्छे से समझ लेते हैं. बिल रिसीवेबल डिसऑनर. अब ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया है सन्ड्री डेप्टर्स. ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेप्टर्स दिया है ₹60,000. तो आप कहां लिखेंगे उसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब यहां लिखेंगे हम सन्ड्री डेप्टर्स. सन्ड्री डेप्टर्स ₹60,000, 60,000 बराबर. और बिल रिसीवेबल दिया है 10,000. बिल रिसीवेबल दिया है 10,000, तो बिल रिसीवेबल भी कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. यहां लिखेंगे बिल रिसीवेबल बराबर, बिल रिसीवेबल 10,000. और दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ फर्क ये है कि 60,000 रुपए डेप्टर्स की तरफ लेना बाकी है और 10,000 का कस्टमर से अपने को चेक मिल गया है, लेकिन वो पैसा अभी अपने अकाउंट में जमा नहीं हुआ. बराबर, मतलब कस्टमर से अपने को 10,000 के चेक मिल गए, लेकिन वो एडवांस में मिले चेक, वो पैसा अभी अपने अकाउंट में आना बाकी है. मान लो आज की डेट जो भी, आज की डेट समझ लो 5 अप्रैल है और कस्टमर ने चेक दिया अपने को, फ्यूचर डेट का चेक दिया है, आगे के तारीख का चेक दिया है. बराबर, तो जिस डेट का उसने अपने को चेक दिया है वो डेट को अपन क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे. तो बैंक में चेक डिपॉजिट करने के बाद पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशियंट बैलेंस है, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया. मतलब 10,000 में से 3,000 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया. अब 3,000 का चेक अगर डिसऑनर हुआ तो 3,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा होंगे क्या, नहीं, वो नहीं मिलने वाले अपने को. मतलब बिल रिसीवेबल 3,000 से तो कम हो गया ना अपना. जो 10,000 रुपए मिलने वाले थे उसमें से 3,000 का चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, मतलब कस्टमर से वो मिलने वाले नहीं है. तो 3,000 रुपए से जो रिसीवेबल अमाउंट है वो माइनस हो जाएंगी, मतलब डिसऑनर. डिसऑनर कितना, 3,000. तो बिल रिसीवेबल बचा कितना, 7,000. तो 3,000 का जो बिल डिसऑनर हुआ है वो अपन कस्टमर की तरफ जो बाकी था वो थोड़ी छोड़ देंगे उसके तरफ, वो तो लेंगे ना अपन. मतलब 60,000 रुपए जो लेना बाकी दिख रहा था अपना, तो 3,000 का चेक डिसऑनर होने से क्या होगा, कस्टमर की तरफ अपना लेना बढ़ जाएगा. तो वापिस 3,000 रुपए यहां पर ऐड हो जाएगा. ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर, कितना, 3,000 रुपए. मतलब ये एडजस्टमेंट क्या करना आपको, बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एडजस्टमेंट कैसे ध्यान में रखेंगे, ये दोनों ही पे कहां है, बैलेंस शीट के एसेट साइड है. लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड टू डेप्टर्स. समझ में आ गया, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड टू डेप्टर्स, एकदम सिंपल. लिख लो,
लेस फ्रॉम बिल रिसेबल, लेस फ्रॉम बिल रिसेबल एंड एड टू डेप्टर्स, लेस फ्रॉम बिल रिसेबल एंड एड टू डेप्टर्स. Less from bill receivable and add to debtors. Less from bill receivable and add to debtors. Adjustment number 25. Bills payable dishonor. Bills payable dishonor. हाँ, वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा होगा. बिल्स पेबल डिसऑनर लिख लिया. जैसे क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है 1 लाख और बिल्स पेबल दिया है 30,000, 30,000. ठीक है. बिल्स पेबल मतलब क्या? बिल्स पेबल मतलब हमने सप्लायर्स को एडवांस में चेक दिए 30,000 के, सप्लायर को चेक दे दिए 30,000 के, बराबर. सप्लायर ने जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, प्रेजेंट किया, तो बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया. बैंक ने क्या किया? चेक डिसऑनर किया. तो सप्लायर क्या बोलेगा कि डिसऑनर हो गया चेक, आप अपना चेक वापस ले लो. सप्लायर ने अपने को चेक वापस दे दिया, मतलब जो चेक अपन ने दिया था 30,000 का, मान लो 10,000 का चेक सप्लायर से वापस आ गया जो डिसऑनर था, तो जो बिल्स पेबल है वो कम हो जाएगा. तो इसमें से लेस करेंगे अपन, काय के डिसऑनर के कितने 10,000 रुपए माइनस कर देंगे. मतलब बिल्स पेबल बचा कितना अपना 20,000. लेकिन सप्लायर का देना भी तो बढ़ेगा. अगर चेक डिसऑनर हो गया, अपना जो बिल्स पेबल है वो अगर कम हो गया, तो सप्लायर्स का देना बढ़ेगा, तो वापिस क्रेडिटर्स में क्या होगा? ऐड होगा. तो क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे बिल्स पेबल डिसऑनर 10,000, ऐसा. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड ऐड टू क्रेडिटर्स. लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड ऐड टू क्रेडिटर्स. लिख लिया? ठीक है. अब ये जो 3 एडजस्टमेंट है, ये 3 एडजस्टमेंट जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि तभी समझ में आएंगी. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, वो टाइम पे आपको ये समझ में आएगा एडजस्टमेंट. तो इतनी 25 एडजस्टमेंट आपको याद रखना है. 3 एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगी. ठीक है.